नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा केस है वो उत्तर प्रदेश का ज़िला है बदायूं। बदायूं का एक थाना है बिलसी। बिलसी का जो मोहल्ला नंबर 8 है वहाँ पर सुबह 7 बजे पुलिस को 112 नंबर पर सूचना आती है कि मोहल्ला नंबर 8 में तेजेंद्र सागर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। जैसा कि हेडक्वार्टर में फ़ोन गया था, फ़ोन के बाद थाना बिलसी को सूचना प्राप्त होती है। बिलसी के जो एसएचओ थे श्री ब्रजेश कुमार सिंह जी, वो घटनास्थल पर अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं। प्रथम दृष्टया जब देखा जाता है तो व्यक्ति की लाश चारपाई पर पड़ी हुई थी। उसके गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। जब व्यक्ति की लाश को देखती है पुलिस तो उसे लगता है कि जो सर का पिछला हिस्सा था वो इतनी ज़ोर से काटा गया था, लेकिन सर धड़ से अलग नहीं हुआ था और जो ब्लड था वो ब्लड खटिया से नीचे गिर के, चारपाई से नीचे गिर के ज़मीन में बह रहा था। पुलिस तुरंत डॉग स्क्वाड को बुलाती है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाती है और जांच पड़ताल शुरू की जाती है। जब पुलिस जांच कर रही थी तो वो पूछती है कि तेजेंद्र सागर का काम क्या था, तो सब बताते हैं कि इनका काम खिलौने बेचने का काम करते थे। जो गांव में एक कॉस्मेटिक का सामान होता है, सौंदर्य प्रसाधन का सामान होता है, वो बेचने का ही काम किया करते थे। और इनका जो लड़का था वो वहीं बिलसी में ही खिलौने और सौंदर्य प्रसाधन की दुकान किया करता था। ऐसी स्थिति में पूछा जाता है कि इनके परिवार के सभी लोग उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि तेजेंद्र सागर 4 भाई थे जो अलग अलग उसी मोहल्ले में रहते थे। तेजेंद्र सागर के 5 बच्चे हैं, जिनका बड़े बेटे का नाम अंशुल जो सबसे बड़ा है, उससे दूसरे बेटे का नाम अनमोल जो उससे छोटा है, और 3 लड़की हैं, संगीता, आस्था और निधि। जैसा कि अंशुल जो है उसकी शादी हो गई थी और उसकी एक बेटी भी है। अब पुलिस डॉग स्क्वाड को जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो घर के चक्कर काटने के बाद डॉग बार बार घर में ही आकर रुक जाता था। उसके बाद पुलिस वहाँ पर अपना जो क्रॉस का पट्टी लगाई जाती है वो लगा देती है और सभी लोगों से पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये बताने को तैयार नहीं था कि इनकी हत्या किसने की है और क्यों की है, क्योंकि सभी को ये पता था ना तो इनके पास इतनी ज़्यादा संपत्ति थी कि संपत्ति के कारण इनकी हत्या की जा सकती हो, और ना ही इनकी कोई व्यक्तिगत किसी से कोई भी दुश्मनी थी। तो इनकी भाभी के द्वारा अज्ञात हत्यारों के नाम मुकदमा पंजीकृत किया जाता है। उसी समय बदायूं के जो एसएसपी थे श्री ओपी सिंह जी, वो भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं। फिर फिंगरप्रिंट्स से नमूने लिए जाते हैं और टेक्निकल टीम को भी इसमें शामिल किया जाता है। टेक्निकल टीम अपने जो नमूने हैं उनको भरने के बाद जांच प्रयोगशाला भेज देती है। 100 का पंचनामा भरने के बाद 100 को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय बदायूं भेज दिया जाता है। और इनकी जो पत्नी थी मिथिलेश, उनसे बार बार बात की जा रही थी कि ये घटना, क्योंकि वो जहाँ पर घटना हुई थी उसकी बगल की ही चारपाई पर सोई थी। पुलिस ने जब उनसे पूछा कि ये घटना हुई तो आप जान कैसे नहीं पाई, तो वो कह रही थी कि पता नहीं, क्योंकि 2 बजे तो मैं सोने उठी थी
और तब तो ऐसा कुछ नहीं था। ये घटना हमें लगता है 2 बजे के पश्चात ही हुई है, क्योंकि 2 बजे तो मैं उठी थी और जो सुबह मैं 4 बजे लड़का मेरा अंशुल जब वो उठा होगा तो उसने देखा होगा कि पिताजी के साथ क्या हुआ। वो ज़ोर ज़ोर से जब चिल्लाने लगा तो गांव वाले इकट्ठा हो गए। मुझे नहीं पता कि ये कब इनका कत्ल हो गया, क्योंकि कोई आवाज़ भी नहीं आई और किसी ने इनको कत्ल करते हुए देखा भी ना था। पुलिस भी अब ऐसे कसमकस में लगी हुई थी कैसे इसकी जांच पड़ताल की जाए। तब तक शव का पंचनामा जो हुआ था, जिसने व्यक्ति ने मारा था उसका फरसा वहीं घटना स्थल पर ही पड़ा था। पुलिस उसके नमूने वमूने भर के जो भेजी थी प्रयोगशाला को, उसके प्रयोगशाला के फिंगरप्रिंट्स से मिलान किया जाता है। जब मिलान होता है उसमें भी पुलिस को बहुत ज़्यादा कोई सफलता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन डॉग स्क्वाड का बार बार वहीं पर घूम के आ जाना, ऐसा पुलिस को लगने लगा था कहीं ना कहीं अगर व्यक्ति बगल की ही चारपाई में लेटा है तो कैसे उसको नहीं पता चला। इतनी बड़ा कांड हो गया, इतनी बड़ी वारदात हो गई, इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, लेकिन व्यक्ति को कैसे नहीं पता चला कि ये घटना हुई है। पुलिस महिला कांस्टेबल के माध्यम से फिंगरप्रिंट्स के कुछ अवशेषों के आधार पर मिथिलेश को थाने लाती है और महिला कांस्टेबल जब उससे सख्ती के साथ पूछताछ करती हैं तो पूछताछ में जो तथ्य, जो साक्ष्य और जो वो बयान देती है वो आपका भी सुनने के बाद दिमाग गर्म हो जाएगा। आप भी ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि समाज कहाँ जा रहा है, इसकी सामाजिकता दिन प्रतिदिन कैसे गिरती जा रही है। लोग ऐसी भी कल्पना कर सकते हैं, ऐसा गंदा सोच भी सकते हैं, आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार कर देने वाली कहानी तथ्यों के आधार पर सामने आती है। मिथिलेश बताती है कि मेरा परिवार हंसी खुशी से चल रहा था, मेरे 5 बच्चे हैं, ये भी अपना खिलौने का व्यवसाय करते थे, कॉस्मेटिक का, सौंदर्य प्रसाधन का। दिन में ये जाते थे और जगह जगह बेच कर आते थे। लेकिन अभी 2 साल पहले ही मेरे बड़े बेटे अंशुल की शादी हुई। शादी के 1 साल बाद उसके बेटी हुई। अभी 6 महीने से ही ये मुझे एक दिन कहने लगे, मुझे अपनी बहू को, जो तुम्हारी बहू है, जो अंशुल की बहू पत्नी है, वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे उसके साथ सोना है। जब ऐसा कि मिथिलेश से तेजेंद्र सागर जिसकी हत्या हुई थी वो कहता है तो उनकी पत्नी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, आपकी कितनी गंदी मानसिकता है। लेकिन जब मेरे मना करने के बाद ये मुझे बार बार मारते थे, जो कि मोहल्ले वालों ने भी बहुत बार मुझे मार खाते हुए देखा। ऐसे में जब ये शाम को आते थे तो रोज़ का इनका यही प्लान था कि तुम उसको तैयार करो, मैं उसके साथ सोना चाहता हूँ। मेरी इनकी इस गंदी हरकत की वजह से, गंदी सोच की वजह से, गंदी मानसिकता की वजह से मैंने ये प्लान कर लिया कि ये व्यक्ति ऐसे मानने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने इनको बार बार समझाया था। जब भी मैं इनको समझाती तो ये मुझे मारते थे, हाथ उठाते थे और धारदार हथियारों से हाथ उठाते थे और प्रताड़ित करते थे। कई बार तो हमें डंडों से भी पिटाई कर दी। ऐसी स्थिति में मैं पहले ही बिलसी बाज़ार से
गन्ना काटने का जो फरसा होता है वो मैं धार करवा के ले आई थी। जब मैं धार करवाने गई थी तो मैंने धार वाले से ये भी बताया था कि जिस भी शरीर में लग जाए, जहाँ पर भी लग जाए, वहाँ पर आपको शरीर पूरी तरह से कट जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में बार बार समझाने के बाद ये मान नहीं रहे थे, तो मैंने प्लान कर लिया था अब इनको रास्ते से हटा ही देना है। ऐसे में 13 अगस्त की रात को, संडे का दिन था, क्योंकि मुझे पता था रविवार को बिक्री अच्छी होती थी, रविवार को अच्छा पैसा कमाते थे। ऐसी स्थिति में रविवार को मेहनत भी ज़्यादा रहती थी। ये थक हार कर जब खाना खाने के पश्चात आकर सो गए तो मैं इनको पहले हाथ इनका हिलाया, लेकिन ये गहरी मुद्रा में सो रहे थे। ऐसी स्थिति में फिर मैं 2-3 बार इनको हिलाया, लेकिन जब गहरी मुद्रा में सो रहे थे, ऐसी स्थिति में मैंने इनके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला करने के पश्चात फिर मैं बगल वाली चारपाई में सो गई, और सोने के पश्चात जब सुबह अंशुल उठा, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया तो मैं जग रही थी, लेकिन मैंने इसलिए कोई जान न पाए। ऐसे में मैं इनसे तंग आ गई थी, इनकी मानसिकता से तंग आ गई थी, इनकी सोच से तंग आ गई थी। ऐसी स्थिति में मैंने इनके ऊपर इनका कत्ल कर दिया। जब पुलिस ने इस घटनाक्रम को सुना तो पुलिस भी सन्न रह गई, सोचने पर मजबूर हो गई। इस घटना को गांव वाले, मोहल्ले वालों ने भी जो सुना तो वो भी सोचने पर मजबूर हो गए कि एक पिता तुल्य बाप जो अपनी पुत्र वधू, अपनी बहू के प्रति कितनी गंदी सोच, गंदी मानसिकता, गंदा दृष्टिकोण रखता है, वो बताती है मिथिलेश। मैंने ये कहानी, ये इनकी सोच के बारे में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बताया था। बस बहू को एक हल्के से एक बार बस इतना कहा था कि तुम अपने पिताजी के दृष्टि से थोड़ा दूर रहा करो। तो बहू ने पूछा भी, माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? लेकिन मुझे अपने पति के सम्मान को भी बचाना था। और बहू, क्योंकि मैं ये सोचती थी अगर बेटा जान जाएगा तो वो भी इनको समझाएगा, अगर नहीं मानेंगे तो बेटा अगर कोई घटनाक्रम कर दिया तो वो जेल चला जाएगा, तो बहू की देखभाल, परिवार की देखभाल कौन करेगा? लेकिन मैं इनको समझाने के बावजूद भी जब ये न माने तो मैं अगर घटनाक्रम कर दूंगी तो जो होना होगा वो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही न था। पुलिस उस फरसे को बरामद करती है और उनके बयान को नोट करती है, फिंगरप्रिंट्स निकाले जाते हैं, और जहाँ से फरसे में धार कराई गई थी उस धार के हो सकता है उसके बयान दर्ज किए गए हों। सारे तथ्यों, सारे बयानों के आधार पर मिथिलेश को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आज की घटना में एक पत्नी जिसने अपने पति को, जो बहुत प्यार करती थी, बेइंतहा प्यार करती थी, जिसके साथ उसने अपना जीवन बिताया, उसके 5 बच्चे भी हुए, और वही पति जब दानव बन जाए, जब गंदी मानसिकता का व्यक्ति बन जाए, तो अपने बहू की लाज बचाने के लिए उसने जो कदम उठाया, तो औरत परिवार को चलाने वाली देवी भी होती है, और अगर वो अपने गुस्से में आ जाए तो वो मां काली का रूप भी धारण कर लेती है, जैसा कि इस घटनाक्रम में आपको देखने को मिला। ये वारदात अभी 13 अगस्त 2023 की है, क्योंकि अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं? अब बाहर के दृष्टिकोण से तो लोगों को बचाया जा सकता है, लेकिन अगर घर में ही कोई गंदी प्रवृत्ति का, गंदी मानसिकता का, गंदी सोच का, गंदे तौर तरीके का, और उसके मन में
इस प्रकार का कोई दंश पल रहा हो जो किसी अपने के प्रति ही गलत दृष्टिकोण रखता हो, उससे समाज के लोगों को कैसे बचाया जाए। लेकिन आज की जो हमारी घटना है ये आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि ऐसे भी लोग हमारे समाज में होते हैं क्या। मुझे किसी भी रिश्तेदार या उस पर उंगली नहीं उठानी है, लेकिन मेरा इतना ही बताना है कि हर एक रिश्तेदार अपना होता है, विश्वास पात्र होता है। लेकिन अगर आपको गुड टच और बैड टच में अगर ज़रा सा भी अंतर स्पष्ट होता है, आपके साथ रहने वाला, आपके साथ बैठने वाला, आपके बात करने वाला, आपको छूने वाला कोई भी व्यक्ति आपको कैसे टच कर रहा है, कैसे आपको छू रहा है, इससे आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है और सावधान रहने की आवश्यकता है। आज की कहानी समाज के लिए बहुत बड़ा ही अभिशाप है। इस तथ्य के प्रत्येक शब्द को, इस मानसिकता को जो भी व्यक्ति सुनेगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। एक 42 वर्षीय बाप क्या ऐसा भी सोच सकता है, ऐसी मानसिकता भी हो सकती है। तो आप सभी लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।